प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में आए दिन ये सुनने में आ रहा है कि कई लोग जो है ब्लैक फंगस से मुतासिर हो गए हैं और कुछ लोगों की अमवात भी वाक़ई हो गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग खौफज़दा हैं। इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि यह ब्लैक फंगस क्या है और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है, या फिर यूँ कहें कि किस तरह से इससे महफूज रहा जा सकता है। चुनांचे हमने एक प्रोग्राम किया था इस ताल्लुक़ से, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की ब्लैक फंगस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस का इलाज किस तरह से हो पा रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन, केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर रणबीर सिंह, आपका बीवन चैनल पर खैर मकदम है जी। सर देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम के कोविड के बाद से, ये लास्ट टाइम भी हमें सर्जरीज के चांसेस मिले थे, मतलब आपके ब्लैक फंगस के पेशेंट्स थे। अच्छा, जब भी थे? जब भी थे, हमने लास्ट ईयर 5 केस किए थे केयर अच्छा। हॉस्पिटल में, तो थे, लेकिन इतने नहीं थे। ये साल पता नहीं क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली, क्या ऊपर वाले की मर्जी है या मतलब हमने कहाँ छूट दे दी या क्या हुआ, जहाँ पे से हमें ये पूरा प्रॉब्लम्स हो गए जी। इन द सेंस। देखिए, जो ब्लैक फंगस है वो है आपका जो म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा हर आदमी के नाक में रहता है जी। कभी अगर मतलब ये एक्चुअली एक फंगस है जो अपने नाक में या अपने एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं जिनका आपने इम्यूनिटी कम हो जाता है, जैसे हमारे पास लास्ट टाइम जो हमारे पास आया था वो था अनकंट्रोल्ड शुगर्स और किडनी फेलियर के पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या फिर है कोई ट्रांसप्लांट पे है या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, वैसे पेशेंट्स में हमने देखा था कि ये ज़्यादा आता है। लेकिन ये टाइम तो सुनामी के जैसे आया, इतना ज़्यादा तो ज़िंदगी में हम मेरे 30 साल की सर्जरीज में मैंने कभी नहीं देखा। देखिए क्या है, अनफॉर्चुनेटली इसमें ऑक्सीजन का या रोल है या स्टेरॉइड्स का रोल है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, अभी देखिए एक पेशेंट है जिसको बिल्कुल पहले शुगर भी नहीं थी और ये 32 साल का है, उसने 3-4-5 दिन स्टेरॉइड्स लिए और उसके साथ में वो उसको आ गया। अभी 32 साल का पेशेंट जिसकी अनकंट्रोल्ड शुगर्स है, आप उसको आप क्या बोल सकते कि क्यों आया? उसकी इम्यूनिटी कम हो गई या क्या हुआ? लेकिन जो पहले फर्स्ट साइन जो आपका आ रहा है, उसमें हमने अगर पकड़ लिया तो डिसीज के पूरे स्टेजेस हैं। जैसे वो अर्ली स्टेज है जिसमें हम कहेंगे, अभी देखिए ये अर्ली स्टेजेस में कैसा होता है कि आपके आंख के पीछे से पेन आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और चेहरे में दर्द हो रहा है, और नाक के अंदर एक काले रंग का या नाक के अंदर जो है आपके म्यूकोपस के जैसा, मतलब आप नेट के जैसा आ रहा है, जिसके अंदर या तो ब्लड आ रहा है या नेट में, या आपके काला रंग का कुछ आ रहा है। मतलब जब काले रंग का नेट आना शुरू हो जाए तो बहुत आगे बीमारी चली गई है। अच्छा। तो वाइट कलर का नेट आ रहा है और उसमें हम निकालते हैं और उसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। हाँ देखिए, अभी इसमें क्या है, स्टेजेस हैं। जो स्टेज में हम बात कर रहे थे, पेशेंट आता है जिससे चेहरे का दर्द, मतलब अपने चेहरे में दर्द हो रहा है, आंख के पीछे दर्द हो रहा है और सर दर्द हो रहा है। अब ऐसे पेशेंट्स को हमने, जिसको पोस्ट कोविड 10 दिन 8 दिन से बाद में ज़्यादा हो गया है, जिसने स्टेरॉइड्स लिए हैं, जिनके शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं, अब ये पेशेंट्स को हमने देखना है, जिनको हम एक तो कहेंगे कि आप अपनी नेजल एंडोस्कोपी कराइए। नेजल एंडोस्कोपी से आप कराने के बाद में उसके अंदर से कुछ थोड़ा सा स्वाम अपना स्वैब्स लेके वो आपको माइक्रोबायोलॉजी के लिए टेस्ट करना पड़ता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है, कोई सीटी स्कैन में नजर नहीं आता, एमआरआई ब्रेन विद कंट्रास्ट। मतलब जो बीमारी आ रही है वो इतनी कॉस्ट लेके आ रही है कि कुछ कहने की बात नहीं है। अभी एमआरआई ब्रेन कराने के लिए एक तो पेशेंट को कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। देखिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये सबसे पहले आपकी बीमारी पकड़ेगा। अब एमआरआई ब्रेन में आप
साइनसेस का अफेक्शन पता चल जाता। साइनस में भी आप देखिए दो तरीके के साइनस होते हैं, एक है आपके मैक्सिलरी साइनस, एक है आपका स्फीनॉइड साइनस, एक है आपका एथमॉइड साइनस और एक है आपके पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस। अभी ये अगर अपन नेजल एंडोस्कोपी जब करते हैं तो जब एंडोस्कोपी में अपने पास दो तरीके अंदर एक टर्बिनेट्स होते हैं, वो टर्बिनेट्स में आपके आंख के पास का जो रास्ता है जिसे हम लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं, वो जगह से ही स्वैब लेने से ज्यादा पॉजिटिव केसेस पता चलते हैं। अगर अपन दूसरे उससे लेते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी एक वक्त अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है और आप एमआरआई करा रहे हैं तो एमआरआई में आपकी कितनी बीमारी है, कहाँ तक फैली हुई है। देखिए ये बीमारी है जो आपको सिर्फ साइनस तक रह सकती है, आंख तक जा सकती है, आंख के अंदर से रास्ता बना के ये दिमाग तक जा सकती है। सो अब ये दिमाग तक अगर चढ़ गई तो मतलब काफी अपन लेट हो गए, उससे पहले ही इसका। और एक ये बीमारी का सबसे खतरनाक तरीका क्या है, ये अटैक करती है। जैसे आपका खून की नाली होती है ना, जो जिसमें अपन रहते हैं, उसके अंदर ये जाके बैठ जाती है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल वेसल इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन। ये जो है वो करती है। तो वो करने से क्या होता है कि आपकी जो चमड़ी है वो आपकी बिल्कुल मर जाती है। सो जो आपका जो म्यूकोजा है वो मरने से, वो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाने से सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होके आपको ये फंगस जो है प्रॉब्लम। और दूसरा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डीप सीटेड इन्फेक्शन, मतलब ये काफ़ी अंदर तक जाके, मतलब जैसे आपके ब्रेन के पास है स्फीनॉइड साइनस है, वहाँ तक पहुँचती है। सो तो अभी आप इसका पहले से ही इलाज है, आप ऑलमोस्ट हम 20 साल से कर रहे हैं, तो पहला पेशेंट्स तो नहीं है, लेकिन अभी उसमें जो हम करते थे शुरू से अभी वो कर रहे हैं कि आप अपना पूरा जितना भी साइनस का म्यूकोजा है उसे हम निकाल देते हैं। अभी ये निकालने के लिए हमने काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन अभी देखिए एक पेशेंट है जिसके दांत में भी दर्द आता है। तो अगर दांत में दर्द आ रहा है तो आपका जबड़े में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जबड़े की जो बोन है जिसे हम मैक्सिला कहते हैं या हार्ड पैलेट कहते हैं, अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर हमें सर्जरी उसी तरह कर। तो आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास आएंगे और उसकी आपकी जितनी जल्दी आपकी जो है आप डायग्नोसिस हो जाएगा, उससे हम आपकी सर्जरी का जो वो है और बीमारी को जो हम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं वो आपकी जल्दी हो जाएगी। इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सर्जरी कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं रेडिकल मास साइनोसाइटिस डिब्राइडमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि हमने मैक्सिलरी साइनस को भी क्लियर करना है, काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी इक्विपमेंट लगता है, जो हम एंडोस्कोपिकली चेहरा ना खराब करते हुए नाक के अंदर से पूरे हड्डियों को क्लियर कर सकते हैं जितने भी हमने चांस लिया है। तो उसके लिए तो हम ऑलमोस्ट एक 8-10 ENT सर्जन हैं हैदराबाद में जो ये काम कर रहे हैं हर हॉस्पिटल में, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेशेंट्स आ गए हैं कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। लेकिन हम लोग 8-10-15 लोग तो हैं जो ट्रेन हैं ये काम करने के लिए, तो वो हम कर रहे हैं। केयर हॉस्पिटल में भी हम काफ़ी सारी सर्जरीज कर रहे हैं। तो उसमें हमारे क्या होता है कि आप नाक के रास्ते से एंडोस्कोप डाल के आप मशीन से लेके आप वो जितना जो गंदगी का म्यूकोजा है, आपने देखा होगा कि कभी आपके डायबिटिक फुट्स होते हैं, जैसे पैर का होता है, तो उसको हमने जरूरत पड़ती है तो एम्पुटेशन कर देते हैं, पैर काट देते हैं। उसी तरीके से नाक के अंदर जितने भी टर्बिनेट्स हैं हमको वो काट के निकाल देने पड़ते हैं। उसके अंदर नाक में जो एक आपके गोश्त पड़ा होता है उसको हम निकाल के क्लीन करते हैं। फिर ये क्लीन करने के बाद में देयर आर ड्रग्स। देखिए अभी क्योंकि ये बीमारी कॉमन नहीं थी, बहुत कम होने से मतलब हमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है कोई मेन ड्रग जो है वो मिलने से। लेकिन मिलने के बाद अल्टरनेट ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जिससे हम गुजारा चला सक रहे हैं और पेशेंट्स को रिजल्ट्स दे सक रहे हैं। अब तक मैंने 30-35 सर्जरीज की हैं, तो इतनी सर्जरीज करने के बाद ये तो पता ही चल गया है कि देखिए कोई जो जल्दी आता है उसके अंदर खाली सूजन होती है तो हम उसकी पकड़ जल्दी ले सकते हैं। जो मॉडरेट में आता है, देखिए तो मॉडरेट में आईएसओ वाले की भी हम सर्जरी करके उसका टेम्परेचर, जो एक सीवियर केस भी आता है उसके लिए भी हमने देखो आंख भी निकालनी पड़ सकती है कभी कभी,
तो वो आंख निकाल दे के उसका रास्ता, ये रास्ता हम पूरा एक कैविटी करके उसको साफ करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। तो वैसे भी पेशेंट्स हमने सर्जरी किए हैं। सो अब ये सब जितने भी हैं वो स्टेजेस पे हैं कि आपकी शुगर्स। सो अभी आवाम से हमें यही कहना है कि देखिए, इम्पोर्टेंट आपका है, सर्जरी का पार्ट हमें छोड़ दीजिए, लेकिन जो दवाइयाँ हैं आप अपने स्टेरॉइड्स को जितना कम कर सकते हैं, आप अपनी शुगर को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी शुगर एक मिठास रख दीजिए, उसके ऊपर कितनी सारी मक्खियां आके बैठ जाएंगी। अगर आपका ब्लड अच्छा है वो है तो आपकी एक तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी और एक उसकी इन्फेक्शन होगी। दूसरा, हमें कंट्रोल करना होता है सेकेंडरी इन्फेक्शंस, मतलब जो है ये तो फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ में होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, उसको भी हमने कंट्रोल करना है। ये दोनों हम अगर कंट्रोल करेंगे तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगी। सो अभी देखिए, आपका ये इम्पॉर्टेंट कैसा है कि 3 या 4 स्पेशलिस्ट जिसके अंदर है। तीसरा जो है ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स है। अब देखिए, एक पेशेंट को सर्जरी करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो उसे हमें बेहोश करना पड़ता है। बेहोश करने के लिए उसके फेफड़ों के अंदर कितनी बीमारी है, जैसे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर कितनी आपकी कोविड ने तकलीफ दी हुई है, उसके हिसाब से उसकी रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। इन द सेंस, अगर आपके पास लंग के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको लगाएं, या आपका पेशेंट है जो 10 लीटर या 15 लीटर ऑक्सीजन पे है, उसके अंदर जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा है। उसकी मॉर्टेलिटी आप ऑलमोस्ट समझिए कि 70 से 80% है। मतलब वो पेशेंट बचाने की जो हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी उसकी मॉर्टेलिटी, 10 करे ऑपरेशन तो आपके 7 पेशेंट तो चले ही जाए। पहले से ही 50-60% था, अभी ये 70-80% हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सांस लेने की कैपेसिटी है, या वो एक वक्त वेंटिलेटर पे चले जाता है, तो वैसे कुछ में। अभी देखिए, ये चीज़ों के लिए हमें कभी कभी आईसीयू भी नहीं मिलता, या आईसीयू में हम रख के वेंटिलेटर पे रख के पेशेंट को रखेंगे तो फिर वो कॉस्ट जो है वो तो मतलब है ही है ना। कोई भी, अगर आप ये मत सोचिए कि मतलब जो है गवर्नमेंट में फ्री इलाज होता है, लेकिन हर वेंटिलेटर का हर डे का एक कॉस्ट होती है जो गवर्नमेंट देती है, लेकिन मरीज को पे करना नहीं पड़ता जी। ये दिमाग में अपने लगा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है, लेकिन वो क्या है, वो ग्रांट आता है या बजट आता है वो हॉस्पिटल में रखने के लिए, तो वो उसको कॉस्ट को या तो यहाँ मरीज देता है, वहां पे गवर्नमेंट दे रही है, बस उतना ही है, फर्क नहीं पड़ता। एक 10-20% का ही फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो कॉस्ट जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसमें डॉक्टर का एक डिसीजन होता है जिसकी वजह से जो है हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। और दूसरा, उसकी बीमारी में कितनी जो है आपके क्या बोलते हैं डेप्थ है, जो आपकी बीमारी कितनी अंदर तक चले गई और आपके फेफड़े कितने हैं, ये दोनों की जो है आपके वो लगेंगे, जिसमें आपका जो है आपकी रिकवरी टाइम्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सर्जरी हो गई तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, अभी वो रिकवरी के साथ में होने का चांस में ये प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं। अभी और एक जिस बड़ा मसला हमारे पास रहता है, वो मसला जो है वो दवाई के कॉम्प्लिकेशंस। अब वो भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दवाई के। देखिए, अभी एक पेशेंट था, उसके लिए आपको उसके दवाई देने से उसके किडनी फेल हो जाती है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे पेशेंट्स डायलिसिस पे भी जा सकते हैं। तो मसला पूरा जितना है कि वो ये मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स जितने भी हैं, देखिए छोटी डिसीज है, छोटा बीमारी है तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा है तो उसमें हमें मल्टी स्पेशलिटी टीम के साथ, जैसे क्रिटिकल केयर टीम है, जैसे हमारा फिजिशियन है, हमारा जो है नेफ्रोलॉजिस्ट है, अभी अगर दिमाग पे चढ़ा तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब की जरूरत पड़ के हमें टीम वर्क के साथ में कम से कम आपको मिनिमम 15 दिन से 1 महीने तक लड़ाई करनी है। अच्छा, पेशेंट के लिए। तो ये आप सोच के सोचिए, तो ये बीमारी जो है, हम तो काफी डरते थे, मतलब ये आने तक के लास्ट ईयर तक हमें कब से रहा, लास्ट ईयर हमारे पास एक बेहोश करने वाले डॉक्टर का प्रोफेसर आया और ठीक हो गया,
ही अच्छा। स्टिल, मतलब ऐसे तो नहीं है, हमारे पास पूरे डाटा है जो कर, एक मंदिर का पुजारी आया था वो भी ठीक हो गया, अच्छा। बीमारी से आया था लेकिन मैनेज हो गए। हम्म। बाकी अपने हाथ में, हम हमारी पूरी कोशिश है कि गिविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, वो उसमें हमारे पास पूरे सहूलत भी है और हमने किया भी है। हम्म। तो इसके लिए एक तो कॉस्ट है और एक दूसरा अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड आने से शॉर्टेज हो गई है, तो अच्छा। वो दवाई की, और एक दूसरा जो है रेगुलेशंस ऐसे हैं कि आपको दवाई होना है, तो वो रेगुलेशंस के उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब टाइम और क्लरिकल वर्क्स ज़्यादा हो गए हैं। सो वो अगर कोई जी। शॉर्टेजेस क्रिएट या ये करे, दूसरा हमारे कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग इतनी ब्लैक में दवाई बेचते हैं, वो एक शर्मनाक बात है एक इंसान के लिए कि भाई आप अगले की मजबूरी को उठा के आप जो कर रहे हैं, वो सब ये चीज़ें अच्छी नहीं है। सो एटलीस्ट मेरे भाइयों से जी। सबके जी। लिए जो भी दवाई बेचते हैं कि आप जो है ये काम एटलीस्ट मत करिए, पेशेंट को दवाई आ रही है आप उसको जो भी रेट पे है वो दीजिए। सो हमें बिजनेस वालों से भी कहना है कि आप हेल्प करिए, गवर्नमेंट से भी चाहिए कि आप थोड़े से रेगुलेशंस को, अगर आपने रेगुलेशन लगाए हैं वो भले के लिए लगाए, लेकिन थोड़ा सा मतलब और थोड़ा उसमें चुस्ती लाइए कि भाई आप वो जल्दी से जल्दी वो हो जाए, सो दैट द जी। मरीज आपको सफर नहीं हो। सर्जरी ठीक। करने में प्राइवेट सेक्टर में हम लोग लगे हुए हैं, ईएनटी हॉस्पिटल में तो ऑलमोस्ट 200 सर्जरीज हैं, वो लोग भी बेचारे सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्या है हम्म। कि इतना ज्यादा काम लोड होने से हमारे को प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन वी आर सॉल्विंग इट आउट। जी। 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 तो आपने बताया कि ये दवाई है जिसका शॉर्टेज हो रहा है, ये दवाई कौन सी है जो इसके इलाज में यूज हो रही है? एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन। इसमें भी अच्छा। 3 तरीके की दवाइयाँ आती हैं। एक इंडियन मेक एम्फोटेरिसिन आती है जो मिल नहीं रही है, वो उसका हम्म। कॉस्ट थोड़ा सा कम है। एक तो बिल्कुल प्लेन कन्वेंशनल आती है। अभी कन्वेंशनल दवाई को ज़्यादा डोज में नहीं चढ़ा सकते। जो हम्म। एक बीच में ड्रग आता है जिसे हम हमारे हैदराबाद में ही डेवलप हुआ था, तो वो लोगों का अगर ड्रग मिल जाए तो वो थोड़ा सस्ता है, नहीं है तो लाइपोसोमल करके आता है जो बहुत बड़े कंपनीज बाहर से बनाते हैं और उसका दवाई है वो नहीं मिल रहा। अगर वो हम्म। मिला तो उसका कॉस्ट एक 7,000 के करीब है, और जी। हमको कम से कम 60 वाइल्स चाहिए, तो 4,20,000 रुपये तो आपके खर्चा इसमें लग ही जाएंगे दवाई के। ये जी। दवाई का कॉस्ट है, बाकी चढ़ाने का कॉस्ट, हॉस्पिटल का कॉस्ट, वो तो आप तो ये बोलना ही। एक पेशेंट के लिए है दवाई है 60 हाँ वायल? सर, यस सर। ओके जी। बाकी के दूसरे दवाइयाँ और मिलाए तो बहुत मुश्किल है। जी। तो मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ। ठीक है। नहीं, डराने वाली, आप डराएं या ना डराएं, मगर ये काफी खौफजदा बात है हाँ, मैं कुछ कि नहीं कर लोग। सकता, मेरे हाथ में कुछ जी। नहीं है एज ए डॉक्टर है, मैं तो खाली दवाई लिख के दे सकता आप हूँ आगाह और कर सकते हैं, मत कर बिल्कुल। सकता, बस बिल्कुल उतना ही है। बिल्कुल। लेकिन ये तो कॉस्ट इतना ज्यादा है। बहुत इसकी ज्यादा बीच कॉस्ट। की एक दवाई है जो 1,600 रुपये या 1,800 रुपये में आती थी, जिसे हम कहते हैं एम्फोमुल बोल के कंपनी थी, 2 कंपनीज हैं वो बनाते हैं लिपिड एमल्शन की, वो हम डोज दे सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जा रहा है। अगर वो मिले तो हाँ। 1,600 रुपये में है, तो वो आपको 1,600-1,800 रुपये में मिलेगी, उसका कॉस्ट है तो वो भी हम दे सकते हैं। जी। जी। तो डॉक्टर, ये जो इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई पेशेंट आता है, तो सिर्फ दवाई से इलाज होता है या दवाई प्लस सर्जिकल प्रोसीजर दोनों जरूरी है? सर, दवाई खाली आपके एक इलाज करने के लिए है, लेकिन हम्म। जो मवाद और जो भी आपका वो है ज़िंदगी में, एक सर्जिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे कहते हैं कि अगर आपके पास एब्सेस है या आपके पास कहीं भी है तो उसको आप निकाल दो। अगर जी। आपके पास अगर जो भी चीज़ कटी हुई है, हम सर्जन्स के उसूल में एब्सेस है तो एब्सेस ड्रेन करने के बाद ही दवाई काम करेगी। आपने अच्छा। अगर सेलुलाइटिक स्टेज पे आ रहे हैं, मतलब हम्म। आपकी जो खाली वर्म है और थोड़ी सी बीमारी है, तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम्म। वो बीमारी तो अंदर ही है ना, जरासीम भी अंदर ही है, फंगस भी अंदर ही है। अगर आप वो हम्म। फंगस को और उसको नहीं निकालेंगे तो वो तो फैलने की कोशिश करेगी। दवाई हम्म। वहां तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट उतने डोज में आप दवाई दे रहे हो कि उसकी जो है उतनी वैल्यू होगी कि वो जरासीम को मार सकेगी। सो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जी।
जी। तो अच्छा, आपने जैसे बताया कि इनिशियल स्टेजेस में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता, रीनल फेलियर होता है, सॉरी सॉरी, बैक पेन, फेस पेन्स, आंख के बैक पेन, पीछे, आंख के हाँ, पीछे, आँख हाँ, के नीचे। पेन इन द बैक ऑफ द आई। और आपने बताया कि ब्लैक पस आता है, ब्लैक नेट आता है, फेस में पेन होता है। तो ये कोविड के 10 दिन के बाद अगर किसी को शुरू होता है, तो वो इनिशियल स्टेज में ही अगर आ गया तो चांसेस उसके बचने के ज़्यादा है। हाँ, सर्जरी भी छोटी सी होगी ना, अच्छा। मतलब थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल। कैसा है, आपने नाक जिस के तरह से अंदर एम्पुटेशन। इतनी बड़ी चीज है, नाक के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो हम्म 4 क्वेश्चंस हैं। लेटरल वॉल ऑफ द नोज में पूरी एंट्रीज हैं, तो इतना हम्म सारा चीजें हैं कि आप मतलब पूरी जिंदगी, नेक्स्ट एक जन्म चाहिए पढ़ने के लिए। तो उतना सारा काम है जो हम कर सकते हैं। जी तो जी ये नहीं है कि हम, अगर आप जल्दी आएंगे तो हम छोटी सी सर्जरी कर देंगे, नहीं है तो फिर जी हमको बड़ा बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जी एंड जी दिस इज डिस्ट्रक्टिव सर्जरी, जी कैंसर के जैसा फैलती है ये। जी जी। तो उसके लिए, और इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शन जैसे फैलते हैं वो तो फिर काफ़ी आप मान लेना है, वो या तो इन्फेक्शन जिंदा रहेगा या पेशेंट मतलब डॉक्टर के पास में, तो वो लड़ाई तो चलते रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने जो बताया है कि टेस्ट लेने के लिए लैमिना प्रोप्रिया, हाँ सर। तो ये ये लैमिना प्रोप्रिया कहाँ होता है और क्या आसान है उसको एक्सेस? नहीं, नहीं सर, वो नेसल एंडोस्कोपी करने के बाद में एक ईएनटी सर्जन हम्म आपका जो है वो आपके एंडोस्कोप डाल के मिडिल टर्मिनेट के पास जाके वहां से थोड़ा सा वो लेके टुकड़ा, दिस इज द बेस्ट वन। अगर जी वो नहीं मिलता है तो मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग में जाके वहां से सक करके जाना जी पड़ेगा। ये जी थोड़ा सा प्रोसीजर है सर, जी। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, हम्म जो मतलब मोस्ट ऑफ द ईएनटी सर्जन कैन डू, जी। जिनके पास भी और जी, ये सर्जिकल प्रोसीजर में आपने बताया कि म्यूकोजा, साइनस का म्यूकोजा निकाल दिया जाता है। तो करेक्ट। क्या वो फिर से रीग्रो हो जाता है या फिर कैसा रहेगा? यस सर, 8 हफ्ते, खुदा की इतनी खिदमत है सर कि जी उसने अगर रास्ता बनाया है सर्जरी करने का, तो उसने रास्ता बनाया है बिल्कुल क्योर करने का भी। जी तो नेचर के जैसा कुछ भी नहीं है, उसने हमें रास्ते भी दिए हैं और हम्म वो खुद भी ग्रो करता है। और जी कोई भी सर्जरी रहने दीजिए, तो सर्जरी का सक्सेस जो है आपकी बॉडी है, हम्म वो खुद सब, कोई भी आप क्या करते हो, ऑपरेशन करते हो तो रास्ते दो चीजों को जो पास में रख देते हो। जैसे हम्म आपने एक टाका लगाया, हम्म आपने काटा, टाका लगाया, तो वो क्या हुआ, उसके साथ में एक साथ रह दिया। हम्म। रहने के बाद में आपके जिस्म ने ही उसको रिपेयर करना है, जोड़ना है, बिल्कुल। बस। तो वो जोड़ जो है वो आपका खुद, मतलब आपका बॉडी ही करेगा। तो जी। दिस विल टेक 6 वीक्स टू 8 वीक्स, अच्छा। 1.5-2 महीने में आपके वो पूरे रिकवर हो जाते हैं। और 2 महीने के बाद तो आपको ऐसे लगता है कि आपने सर्जरी की है या नहीं की, मतलब जो हिस्से आपने निकाल दिए थे वो नहीं होंगे, हम्म। लेकिन आपका पूरा जो है हिस्सा तो पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन क्योर रेट्स आर ओनली 50%, 50 to ओके 60%। ओके ओके। अगर आप पहले इमरजेंसी में से निकल गए और हम्म उसके बाद से अगर आए तो आपका ऑलमोस्ट सब लोग ठीक है। किसी की आंख चले गई तो वो एक डिफॉर्मिटी तो रह जाएगी। हम्म नाक के अंदर जो एक है वो आपके नाक का जो एक स्पेस बनेगा वो एम्प्टी नेजल कैविटी जिसे बन जाएंगे, क्योंकि आपको जो पहले आप सांस ले रहे हैं वो एक रास्ते बने हुए हैं, वो हम्म। पूरा खाली हो जाएगा। तो एक अच्छा। बड़ा सा स्पेस बनेगा, एम्प्टी नेजल स्पेस है। वो हम्म। एम्प्टी नेजल स्पेस में कभी कभी खिपलियां बनते, फिर वो अच्छा। खिपलियां आपको हर 6 महीने में साफ कराने पड़ेंगे या 3 महीने में साफ कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो खिपली जमा हो जाएगी तो फिर वो उसको निकालने के लिए भी तो हमें साफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम्म। अननेचुरल थिंग है। ठीक है। कि खुदा का जो बनाया हुआ रास्ता है वो तो हम्म। उसके अंदर साथ में उसको सफाई करने का और उसको सही रखने का भी तरीका होता है। लेकिन जी हम जब सर्जरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, स्पेशली दिस काइंड ऑफ सर्जरी, तो जी। ये सर्जरी तो डिस्ट्रक्टिव सर्जरी है। तो हम्म। इसमें तो हमने पूरा करके साफ कर दिया कि भाई बीमारी आगे ना बढ़े। जी। उसके साथ में जो लगा हुआ है तो फिर थोड़े से डिस्ट्रक्शंस होते हैं, तो फिर वो अननेचुरल थिंग्स हो जाते हैं, तो वो हम्म। अननेचुरली भी अपने को काम करने को मिलता है। ओके ओके। डॉक्टर साहब, आपकी महारत, आपकी काबिलियत और आपके जो है सीनियरिटी की रोशनी में ये बीमारी से बचा कैसे जाए, ये बताते जाइए।
सर आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को बोलिए या आपको कोई भी कोविड आए उसको पहले 5 दिन आप नॉर्मल फ्लू की तरह ट्रीट कीजिए। अच्छा। पहले जी। कहावत थी, देखिए आप, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये मेरा पर्सनल व्यू है। पहले कहावत थी नज़ला बुखार आए तो आप इफ ट्रीटेड इट विल लास्ट फॉर अ वीक, इफ अनट्रीटेड इट विल लास्ट फॉर 7 डेज। तो हम इसे छोटा करके हम कहते हैं कि आप 5 दिन तक स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। 5वें दिन अगर आपका बुखार अनकंट्रोल्ड है या आपको कोई सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, तब आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है जब आपका डॉक्टर है। बाकी इसके अंदर आप इसको अच्छा स्टीम लीजिए। आपके जो ऑक्सीजन आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो ऑक्सीजन का जो पानी है या वो बॉटल है, वो बॉटल को आप उबालिए। छोटे बच्चों को अगर आप दूध पिला रहे हैं तो वो बॉटल को उबाल के गर्म पानी में डाल के आप करते हैं, तो वैसे ही वो ऑक्सीजन की जो बॉटल है वो भी बॉटल से हम उसको भी अच्छी तरीके से साफ करें और उसके अंदर आप पीने का पानी या डिस्टिल वाटर, उबला हुआ पीने का पानी जो आप अच्छा। बोल रहे हैं वैसा पानी डालिए, सो दैट आपकी बूझ जिसे हम कह रहे हैं ब्लैक फंगस जी। वो ना जमा हो। जी। क्योंकि 2-3 दिन तक वही पानी रहता है, उसके अंदर फिर हम पानी डाल देते हैं, तो आप ऐसे रहेंगे तो वो बूझ आने के बाद से ये प्रॉब्लम। दूसरा है आपके स्टेरॉइड्स। अगर आप स्टेरॉइड्स यूज कर ही रहे हैं तो आपके डॉक्टर के साथ में कनेक्शन रख के उसको एटलीस्ट जो है आपके शुगर लेवल्स हैं जो वो उसको आप कंट्रोल अच्छी तरीके से करिए। देखिए इसमें मुश्किल क्या है कि हमारे दिमाग में बैठा कि एक वक्त इंसुलिन लग गई तो आप इंसुलिन के अंदर मतलब छूटेगी नहीं जिंदगी भर। जी। इंसुलिन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट दवाई है जो आपका जिस्म बनाता है और शुगर से कंट्रोल होते हैं। तो जी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इंसुलिन पे जाके उससे कंट्रोल करिए, क्योंकि आप बीमार हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आपके शुगर्स खाली दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकते। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप प्लीज़ आप इंसुलिन पे रख के आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके आप अपना वो करिए। तो आप अगर अपने शुगर्स कंट्रोल करते हैं तो अच्छे रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना माइंडसेट भी ठीक करिए। ओके। खुश रहने की और अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट्स में रहें तो आपकी बीमारी से लड़ने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो मतलब मल्टी प्रॉन्ग अटैक आप अपने आप से करिए। दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपकी बीमारी से लड़ने की जो जूझ, कि भाई हमने जीतना है, तो हमेशा रखिए कि भाई हम जीत सकेंगे, तो ही आप आगे बीमारी से लड़ सकेंगे। अगर अपन वो छोड़ दिए सपोज तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी। जी। काफी एंड इंफॉर्मेटिव। फाइनेंसेस तो है ही हैं, जी। तो फाइनेंशियली तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अपने हाथ में ही नहीं कुछ है। सही है, सही है। बहरहाल काफ़ी इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं बीबीएन से बात करने का। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर रणबीर सिंह, कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन, केयर हॉस्पिटल। ये हमें बता रहे थे कि ब्लैक फंगस किस तरह से हमला करता है, कहाँ कहाँ मुतासिर करता है और उसका इलाज कितना कॉम्प्लिकेटेड है, दवाएं कितनी महंगी है। ये बता रहे थे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। डॉक्टरों को उन्होंने सलाह दी है कि स्टेरॉइड्स 5 दिन से पहले इस्तेमाल ना करें और जो ऑक्सीजन जो दी जा रही है वो ऑक्सीजन का जो बॉटल होता है, ह्यूमिडिफायर होता है, उसको जो है पीरियोडिकली स्टेरलाइज करना है, चाहे गर्म पानी के से की शक्ल में हो या किसी और फिर जो है पानी उसका जो इस्तेमाल करना है वो स्टेरलाइज्ड वाटर हो या बॉइल्ड वाटर हो, ताकि बूझ उसमें ना आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारे लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। शब बखैर।